आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर हमारा 10वां। इसका ये सेकंड वीडियो है, यानी कि दूसरा पार्ट। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जो कि है पांचवी रिपोर्ट। देखिए, पांचवी रिपोर्ट आखिर है क्या, इसको समझना है आपको। तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद में 1813 में, सन 1813 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इसको पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये पांचवें नंबर पे रिपोर्ट पेश की गई थी, इसलिए भी इसका नाम पांचवी रिपोर्ट पड़ गया। ये रिपोर्ट आखिर थी क्या, इसमें किस चीज़ की बातें थी? तो यहाँ पे इसमें ये बातें थी कि भारत में ये जो अंग्रेजों की कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो प्रशासन है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी, लेकिन बाद में भारत को इन अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, यहाँ पे शासन चलाने लगे। तो यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो प्रशासन था और इसका जो काम करने का तरीका था, इसके बारे में जानकारी थी पांचवी रिपोर्ट में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड चीजें जो थी वो पांचवी रिपोर्ट में थी। बस आपका काम यहां से बन जाएगा। अब चलते हैं सीधा टॉपिक को डीप बिल्कुल डिस्कस करते हैं। ये उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में थी, इसीलिए इसको पांचवी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं खाली, ठीक है। ये रिपोर्ट जो थी ये 1002 पन्नों की थी, यानी इसमें 1002 पेज थे। और इसमें अब सोचोगे 1002 पेज की रिपोर्ट है, यानी कि इतने ज़्यादा पेज की रिपोर्ट है, आखिर इसमें है क्या इतना सारा जो इतनी बड़ी रिपोर्ट हो गई। तो देखिए इसमें क्या क्या था। इसमें जमींदार और जो रैयत किसान वगैरह थे, उनकी जो अर्जियां थी, जो भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, अर्जी लगाई होगी, वो सारी इसके अंदर थी, ठीक है। फिर अलग अलग जिलों में जो कलेक्टर होते थे, उन कलेक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, वो रिपोर्ट इसके अंदर सम्मिलित थी। फिर जो टैक्स होता है, यानी राजस्व जो होता है, टैक्स जो होता है, उसका जो विवरण होता है, पूरी जानकारी, उससे संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं वगैरह थी कि भाई कहाँ से कितना टैक्स आना है, कितने प्रतिशत आना है, कहाँ मिला क्या नहीं मिला, कुछ इस तरीके की उसकी तालिका वगैरह उसमें बनी हुई थी। अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां, ये सब इसके अंदर था। तो आपको ये याद रखना है कि पांचवी रिपोर्ट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में उसका जो प्रशासन है उससे संबंधित थी, जो कि कहाँ पे पेश की गई थी, आप कहोगे कि ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। आखिर इसमें क्या था, तो आप कह सकते हो कि 1002 पन्नों की ये रिपोर्ट थी। इसमें जमींदारों और रैयतों के द्वारा जो अर्जियां दी गई थी उसकी पूरी जानकारी थी, जिले के जो अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर थे उनके द्वारा दी गई सारी रिपोर्ट थी, राजस्व का विवरण था पूरा, और इसमें अधिकारी द्वारा जो बंगाल और मद्रास का जो राजस्व है, या फिर यहाँ पे जो न्यायिक प्रशासन है, इस पे जो उन्होंने कमेंट्स लिखे थे, जो टिप्पणियां लिखी थी, वो सारी जानकारी किस में मिल जाती है, पांचवी रिपोर्ट में मिल जाती है, ठीक है। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, ध्यान से इस लाइन को समझिए, कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी से, उसी जब मतलब यहाँ पे इंडिया में बंगाल में जब ये कंपनी स्थापित हुई थी, उसी समय से इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी थी ना, बाहर की कंपनी थी, इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी कि किस तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बंगाल में जाके काम कर रही है। वो ब्रिटेन वाले इस पर नजर रखते थे, ठीक है, इंग्लैंड वाले उस पर चर्चा करते थे कि कैसे मतलब इसके क्रियाकलाप वगैरह हैं। ब्रिटेन में ऐसे बहुत से समूह थे, कई सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भारत और चीन के साथ जो व्यापार है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ है, यानी विशेष अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, बस इसी को अधिकार मिला हुआ है व्यापार करने का। तो वो इसका विरोध करते थे। ऐसा क्यों करते थे? देखिए क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था कि वो इनसे व्यापार करेगी। ऐसे में ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे लोग थे, उद्योगपति या फिर जो निजी व्यापारी जो थे, वो भी चाहते थे भाई व्यापार करना, क्योंकि उन्हें पता था भारत से व्यापार करेंगे तो उनको लाभ होगा। लेकिन उनको परमिशन नहीं थी, निजी व्यापारियों को कोई परमिशन नहीं थी, ये नहीं कर सकते थे व्यापार। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको परमिशन थी, इसीलिए ये जो थे निजी व्यापारी ये चाहते थे कि भाई केवल ये जो एकाधिकार दे रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये खत्म हो, बल्कि हमें भी अधिकार मिले, ठीक है, क्योंकि निजी व्यापारी जो थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और ये भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, यानी भारत से व्यापार करना चाहते थे, लेकिन परमिशन नहीं थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सारे अधिकार दे रखे थे, तो इसलिए थोड़े नाराज थे। इसके अलावा ब्रिटेन के उद्योगपति
ठीक है। और ब्रिटिश विनिर्माता जो भी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं, उनके लिए भी भारत का बाजार खुलवाने के लिए बहुत उत्सुक थे। यानी कि ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश विनिर्माता है उनके लिए भी भारत का बाजार खुले। ठीक है, यानी कि वो चाहते थे कि मतलब हर किसी को ब्रिटेन में अधिकार हो, वो इंडिया से व्यापार कर सके। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या बना दिया था, ये बना दिया था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो इसको लेकर पहले से ही बातें चलती थी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए, कई राजनीतिक समूह, जैसे हमारे यहाँ पे राजनीतिक समूह होते हैं, कई सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं और उनके अलग अलग मतलब विचार होते हैं और अलग अलग तरह की चीजें, उनकी मांगे होती है, डिमांड होती है। ऐसे ही ब्रिटेन में भी कई राजनीतिक ग्रुप थे, ठीक है, राजनीतिक समूह थे। उनका क्या कहना था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिए। कई राजनीतिक समूह ब्रिटेन में, इनका यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, पूरे ब्रिटेन को नहीं मिल रहा। यानी कि जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को फायदा मिल रहा है केवल, और पूरे ब्रिटेन को इसका फायदा ही नहीं मिल रहा। यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनका मतलब कहना था। कंपनी के कुशासन, देखो एक तो होता है सुशासन जो अच्छा शासन होता है, और एक होता है कुशासन मतलब बेकार शासन। कंपनी के बेकार शासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में खूब बहस छिड़ गई। उन्हें पता लग गया कि कंपनी का शासन भारत में सही नहीं है, कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बहुत ही लोभी और लालची टाइप के आदमी हैं, और वो भ्रष्टाचार में संलग्न है। बिल्कुल भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, कंपनी जो है बहुत मतलब धांधली कर रही है वहां पे व्यापार में। तो इन घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में, यानी वहां के जो न्यूज़पेपर होते थे उसमें खूब छापा जाता था, बहुत उछाला जाता था कि हमारी ब्रिटेन की एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में गई थी व्यापार करने, वहां पे उसने अपना शासन जमा लिया, उसको अपना उपनिवेश बना लिया, लेकिन अब सारा जो लाभ है वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है। ठीक है, जबकि वो लाभ जो था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलना चाहिए था, बल्कि वो लाभ किसको भी मिलना चाहिए था, ब्रिटेन को मिलना चाहिए था, पूरे ब्रिटेन को मिलना चाहिए था। इसीलिए विरोध चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाद जब ये सब बहस चली खूब, वहां पे संसद में बहुत बहस चली, तो संसद वहां पे ये फैसला लिया गया कि भाई कुछ ना कुछ मतलब लगाम लगानी पड़ेगी, इस पे कुछ ना कुछ मतलब कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बार बार मैं ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखूंगा, कंपनी बोलूं तो आप समझते जाना। यानी कि इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए। फिर उन्होंने क्या सोचा वहां की संसद ने कि भाई हमें क्या करना चाहिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, अब देखो 18वीं शताब्दी को बहुत सारे बच्चे 1899 या 97 समझेंगे। ठीक है, ये उसके अंतिम दशक समझेंगे, लेकिन ये गलत है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक का मतलब यहाँ पे 1700 और फिर प्लस में जो भी रहा हो, चाहे 90, 95, 99 जो भी रहा हो, ये था। तो ये था, तो यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई सारे अधिनियम, वहां पे कई सारे एक्ट वगैरह, कानून वगैरह बना लिए गए, ऐसे कानून बना दिए गए जिससे कि वो नियंत्रण कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक है, जैसा कि मतलब ब्रिटेन चाहेगा वैसा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, ऐसा वो चाह रहे थे। इन्होंने कंपनी को बाध्य किया, आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है बाध्य किया, यानी कि मजबूर किया। कैसे, क्यों मजबूर किया, इन्होंने कंपनी को मजबूर किया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से रेगुलर अपनी सारी रिपोर्ट भेजे। यानी भारत के प्रशासन में जो जो हो रहा है, जो जो वो कर रहे हैं, A to Z रिपोर्ट क्या करो, ब्रिटेन को भेजो, संसद में भेजो, वहां पे हमें सारी रिपोर्ट चाहिए। यानी कि इन्होंने ऐसा करा उस पे। और कंपनी के कामकाज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कामकाज की जांच करने के लिए कई सारी समिति बना दी कि भाई, कई समिति बना दी, एक समिति बना दी वो वहां उसका व्यापार देखेगी, दूसरी समिति बना दी वो देखेगी कि कितने पैसे आ रहे हैं, तीसरी समिति मैन्युफैक्चर को देखेगी, कोई कच्चे माल वगैरह को देखेगी, वहां पे मतलब अधिकारियों को देखेगी, सैलरी को देखेगी, मतलब कई सारी जो समितियां होती है उनके काम को देखने के लिए, उसके काम को जांचने के लिए, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा वहां पे, कहीं मतलब इलीगल तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है सारा फायदा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही हो, ब्रिटेन को फायदा ना दे रही हो। ये सारी चीजों की जांच करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, कई सारी समिति बना दी। और ऐसी ही एक समिति थी जो प्रवर समिति थी, ऐसी ही एक समिति थी जिसका नाम था प्रवर समिति। ठीक है, इसी प्रवर समिति द्वारा 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट, यानी कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ये भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चला रही है, किस प्रकार से व्यापार व्यवस्था चला रही है, इसको देखने के लिए ये
इसको देखा प्रवर समिति ने और पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखी, वही 5वीं रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट में कंपनी को बहुत उधेड़ा गया था। उधेड़ने का मतलब समझ रहे हो। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे क्या था कि ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बन गई थी। क्योंकि भाई जो भी मतलब इस रिपोर्ट के आधार पे ही वहां पे खूब बहसबाजी हो रही थी संसद में। तो 5वीं रिपोर्ट में जो साक्ष्य उपलब्ध हैं बहुमूल्य हैं, वो बहुमूल्य हैं, लेकिन फिर भी उसे 100% उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी चीज किसके द्वारा लिखी गई हो उस पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में पूरा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट को किसने लिखा है और उसको रिपोर्ट को लिखने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, सबूत जरूर मिल जाते हैं इसमें कुछ ना कुछ, लेकिन 100% सत्य हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पे तुले हुए थे। यानी जिसने भी 5वीं प्रवर समिति ने जो भी 5वीं रिपोर्ट लिखी थी उसमें खूब उधेड़ा कंपनी को कि भाई ये जो कंपनी है ये बेकार तरीके से शासन कर रही है, ये वहां पे मतलब धांधली चल रही है, वहां पे कई तरह का मतलब भ्रष्टाचार है, कंपनी में कुछ लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, वो फायदा ब्रिटेन को नहीं जा रहा है, वहां पे व्यवस्था बिगाड़ रखी है। इस तरीके की मतलब खूब आलोचनाएं थी 5वीं रिपोर्ट में कंपनी के काम की। फिर उसमें जमींदारी, आपने पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जमींदारी व्यवस्था, उसमें इस्तमरारी बंदोबस्त कैसे थे, अंग्रेज, फिर उन्होंने जमींदार को रखा, जमींदार किसान से टैक्स लेता था, फिर वो टैक्स किसको देता था, अंग्रेज को देता था, पूरी व्यवस्था। और उसमें कैसे जमींदार जो थे उनकी जमींदारी नीलाम होने लगी थी, कैसे वो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, जमींदारी बचाने के लिए वो कौन कौन से हथकंडे अपनाते थे। जैसे आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में बताया था, फर्जी बिक्री करते थे, अपने घर में स्त्री के नाम पे अपनी संपत्ति कर देते थे, अपने एजेंटों से बोलियां लगवा देते थे, और जो बाहरी व्यक्ति खरीद लेते थे तो उनको मार पीट के भगा देते थे। तो ये जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये सारी की सारी चीजें उसमें रिपोर्ट में लिखी हुई थी कि कैसे कैसे मतलब जमींदारों के साथ हो रहा था, वहां के लोगों के साथ हो रहा था, कंपनी के साथ क्या क्या हो रहा था, सब कुछ उसमें लिखा था। कुल मिला के इसमें खूब आलोचना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने के तरीके की। तो यही इसी पे खूब बहस होती थी ब्रिटेन में, और यही कहलाती है 5वीं रिपोर्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत आई 5वीं रिपोर्ट में तो आप वीडियो को दोबारा देख लें एक बार, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। आप एनसीईआरटी में पढ़ लोगे बिल्कुल ऐसा ही आपको सारा मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी और वीडियो में ज़्यादा मैंने लैंग्वेज चेंज नहीं करी है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ही एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब शुरू करते हैं अपना एक और टॉपिक, यानी कि आज की वीडियो का सेकेंड टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखो। कुदाल और हल। हल तो आप सभी जानते हैं कि खेतों में जो हल होता था कुछ इस प्रकार से होता था ना, इस शेप में लकड़ी के हल होते थे जिससे खेती होती थी। और कुदाल आप जानते हैं कुछ शायद ऐसा टाइप का होता है, फावड़ा टाइप का, या जो कुछ इस प्रकार से होता है नुकीला सा, जिससे जमीन पे खुदाई की जाती है। ठीक है, तो कुदाल और हल की बात है यहाँ पे। हल कौन, हल से संकेत है संथाल लोगों की तरफ। ठीक है, जो कि हम पार्ट, इसके जो थर्ड पार्ट आएगा इस वीडियो का उसमें संथाल को डिटेल में पढ़ेंगे। और कुदाल संकेत करता है पहाड़ी लोगों की तरफ, जो कि पहाड़ी लोगों को हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसी दो टॉपिक हैं, पहाड़ी और संथाल। तो पहाड़ी आज पढ़ेंगे और कल की वीडियो जो आएगी उसमें संथाल बहुत ही डीप पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, समझिए इसे। देखिए क्या हुआ, पहाड़ी लोगों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको समझना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, 19वीं शताब्दी जो थी उसके प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। वो गया राजमहल की पहाड़ियों में। अब वहाँ पे इतनी घनी पहाड़ियाँ थी, बहुत सारी पहाड़ियाँ थी। तो बुकानन ने जब इसको देखा, इन पहाड़ियों को, तो उसने इसको अभेद बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो बुकानन था वो कौन था। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बुकानन कौन था। ठीक है, तो बुकानन जो था वो जब गया, उसने पहाड़ियों को देखा तो उसने उसको अभेद बताया। यानी उसके आर पार जाना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत गहरी पहाड़ियां, या फिर मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियां, उसको भेद कर पाना, समझ पाना, उसके पार जाना मुश्किल था। उसके अनुसार, यानी कि बुकानन के अनुसार, बुकानन कहता था कि ये एक खतरनाक इलाका है, यानी ये बहुत ही डेंजरस, मतलब उसके नज़रिए में था। यहाँ कह रहे थे कि उसने कहा कि यहाँ पे बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि जो खतरनाक इलाका हो, जो अभेद हो, जहाँ पे मतलब लोग जाने से डरते हो, तो वहाँ पे लोग क्यों जाएंगे, कोई हिम्मत करेगा ही नहीं, वहाँ पे जान का भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत कम यात्री आने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ पे भी जाता था, जहाँ पे भी गया,
वहां पे उसने वहां के निवासियों को देखा, उनके व्यवहार को उसने शत्रुतापूर्ण पाया। अब बुकानन जो था एक अधिकारी था, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ। बुकानन एक ये समझो कि अंग्रेजों का एजेंट था, आप इतना समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो जब बुकानन जाएगा तो वो एक तरह से अंग्रेज का नुमाइंदा है। तो ऐसे में जो पहाड़ी लोग थे वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे। तो अगर मान लो बुकानन उन पहाड़ी लोगों के सामने आएगा तो उनका जो, जब वो उसको पसंद नहीं करते तो उनका व्यवहार जो होगा वो ऐसा ही होगा, शत्रुतापूर्ण। तो अब ये शत्रुतापूर्ण इनका जो मतलब दुश्मनी वाला व्यवहार था, आखिर ऐसा क्यों था, ये आप वीडियो को धीरे धीरे देखेंगे तो समझेंगे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इतना समझना है केवल कि बुकानन जो था वो राजमहल की पहाड़ियों में गया, यात्रा की, जो कि खतरनाक जगह थी, वहां जाने के लिए एक हिम्मत चाहिए और वो अभेद इलाका था, वहां के निवासियों का व्यवहार उसके लिए अच्छा नहीं था। इतना आपने समझ लिया, आगे देखते हैं। ये लोग यानी कि जो पहाड़ी लोग या जो राजमहल की पहाड़ियों में, देखिए पहाड़ी लोग मैं किसे कह रहा हूं पहले ये समझ लो। जो भी लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते हैं या उन पहाड़ियों में रहते हैं उनको मैं क्या कह रहा हूं, पहाड़ी लोग कह रहा हूं, ठीक है, पहाड़ी लोग। तो ये लोग यानी पहाड़ी लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे। यानी जब भी कोई कंपनी की तरफ से आता था, अंग्रेज आता था, तो ये डरे से रहते थे, आशंकित रहते थे कि ये यहाँ पे क्यों आया है, कहीं ये मतलब हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते, या फिर कोई अंग्रेज कोई प्लान तो नहीं बना रहे जिससे हमें नुकसान पहुंचाए। इसलिए आशंकित रहते थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। बुकानन जहां पे भी जाता था वहां पे देखता, सब कुछ समझता, रीति रिवाज देखता वहां के, ठीक है, और जो उसे समझ में आता अपनी डायरी में लिख लेता, वहां के बारे में जानकारी लिख लेता। जहां जहां उसने भ्रमण किया, जहां जहां पे भी घूमा, वहां के लोगों से मुलाकात की, रीति रिवाज को उनके देखा और उन सारी चीजों को अपनी डायरी में लिखता गया। तो बुकानन के जो लिखे हुए चीजें हैं उससे भी काफी जानकारी मिल जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पहाड़ी लोग कौन थे। तो मैंने अभी आपको बताया पहाड़ी लोग मैं किसे कह रहा था, जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। या फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि पहाड़ी लोगों को पहाड़ियां क्यों कहते थे, क्यों पहाड़ियां वर्ड इनके लिए यूज किया गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहाड़ी लोगों की जीवन शैली बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अब आपको मैं बताऊंगा वहां पे मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, इन चीजों को समझते हैं। पहाड़ी लोग कौन थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। इनको पहाड़ियां क्यों कहते थे, क्योंकि इनका जो जीवन था, वो इनका लाइफस्टाइल जो था, वो अभी आपको बताऊंगा किस तरीके का था, इसीलिए इनको पहाड़ियां कहा जाता था। पहाड़ी लोगों की जीवन शैली भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए ये जो पहाड़ी लोग थे, ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। और ये जंगल की उपज से अपना गुजर बसर करते थे, यानी जंगल में जो भी उपजाते थे, जो भी उपज इनको मिलती थी, उसी से अपनी जिंदगी या आजीविका चलाते थे। पहाड़ी लोग जो थे ये झूम खेती करते थे। अब यहाँ पे एक शब्द आया है झूम खेती, तो ये एक पुरानी खेती करने का एक पुराना तरीका समझ लो। मिजोरम साइड में या फिर आदिवासी पुराने साइड में जब बहुत ज़मीनें होती थी उस समय में ये झूम खेती करी जाती थी, और दुनिया के दूसरी जगहों पे भी ये होती है। तो आखिर ये झूम खेती क्या होती है, इसे भी समझ लो। झूम खेती का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये 4 खेत हैं, इस खेत को मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। ये चारों मान लो कि खेत हैं, आप समझिए थोड़ा सा इसे। तो ऐसे में मान लो कोई झूम खेती करता है तो वो क्या करेगा, कुछ व्यक्ति हैं वो खेती कर रहे हैं एक खेत में, यहाँ पे वो खेती करते हैं, ठीक है, और ये बाकी के खेत जो है ये बिल्कुल खाली पड़े हैं, यानी ये जगह खाली पड़ी है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 4 5 साल तक खेती करेंगे लगातार ए वाली जगह पे। फिर इनको ऐसा लगेगा कि यहाँ की जमीन की उर्वरक शक्ति जो है वो थोड़ी कम हो गई है, तो अब वो क्या करेंगे, वो इस जगह को छोड़ देंगे, ए वाली जगह को छोड़ देंगे। यहाँ पे जो भी घास फूस या जो भी जंगल वगैरह होगा उसमें आग लगा देंगे, आग लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। और ये पड़ती पड़ी रहेगी कई सालों तक, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जब तक वो चाहें इसको पड़ती पड़े रहेंगे। ना तो इसमें कोई खेती की जाएगी, ना इसमें कुछ किया जाएगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा। फिर ये क्या करेंगे, इस ए खेत को छोड़ के चले जाएंगे बी खेत में। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी जंगल वगैरह था उसको वहां पे थोड़ा सा काट कूट के उसे यहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे। इस वाली जमीन पे यहाँ पे खेती करेंगे, 2 3 4 साल 5 साल फसलें अपनी उगाएंगे, जो भी इनको उगाना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर इनको जब लगेगा कि यार ये वाली जमीन जो है अब ये भी मतलब अपनी उर्वरक शक्ति खो चुकी है, तो अब हम चलते हैं किसी तीसरी जगह पे, इस जगह को छोड़ जाएंगे, फिर तीसरी जगह पे जाएंगे, तो यहाँ पे खेती करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। ऐसे करते करते फिर वापस वो यहाँ से इस वाले खेत में आ जाएंगे। फिर ऐसे ही मतलब वो जगह बदल बदल कर खेती करते रहते हैं।
ठीक है। तो आप इसे क्या 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 कह सकते हो, इसे झूम खेती कहा जाता है। यानी कि कहीं पे भी बसकर परमानेंट किसी एक जमीन पे खेती ना करना, ये झूम खेती होता है। तो ऐसा ये करते थे। अब मैंने आपको जो जो बताया ना इस चित्र के जरिए, अब मैं आपको समझाता हूं आगे। देखिए झूम खेती आखिर है क्या। ये जो झूम खेती वाले लोग थे, जो पहाड़ी लोग थे, ये जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन को साफ कर लेते पहले, बिल्कुल। क्योंकि भाई खेती करनी है तो ये झाड़ी वाड़ी ये सब हटानी पड़ेगी इन्हें, तो उसको हटा देते थे। राख जो होती थी वो पोटास, यानी कि मतलब कहीं ना कहीं जमीन को उपजाऊ बनाती थी। राख जो है पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये लोग तरह तरह की दालें उगा लेते थे। यहाँ पे ज्वार की खेती कर लेते थे, बाजरा उगा लेते थे, इस तरीके से खेती करते थे। ये अपनी खेती के समय में कुदाल से जमीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये जो पहाड़ी लोग थे, ये हल का प्रयोग नहीं करते थे। याद रखें, ये हल का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये किस चीज का प्रयोग करते थे, ये कुदाल का प्रयोग करते थे। आगे का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें मैं हल के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उस जमीन पर खेती करते थे। फिर इनको जब महसूस होता था कि यार अब ये जमीन कहीं ना कहीं मतलब उपजाऊपन खो रही है, तो फिर कुछ वर्षों के लिए उस जमीन को परती छोड़ देते थे। परती छोड़ने का मतलब है बिल्कुल उस पर कुछ भी ना करना और नए इलाके में चले जाते थे, जिससे ये जमीन अपनी खोई हुई उर्वरक शक्ति जो होती थी वो दोबारा पा लेती थी साल 2 साल 4 साल में। फिर वापस कुछ समय के बाद वापस वहीं आ जाते थे, ठीक है। तो ये है झूम खेती जो मैंने अभी आपको बताया। आखिर ये लोग क्या क्या करते थे आगे देखिए। ये लोग उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। गांव वगैरह में आपने देखा होगा, महुआ एक पेड़ होता है, उस पे फूल होता है महुआ का, ठीक है, जो कि सुबह के टाइम टपक जाता है या शाम के टाइम टपक जाता है नीचे। उसको उठा लिया जाता है, उसको खाया जाता है और उससे कुछ खीर वगैरह भी बनाई जाती है और उससे शराब वगैरह भी बनाते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो महुआ के फूल जो होते थे उसको इकट्ठे करते थे और बेचने के लिए रेशम के कोया और राल इकट्ठा करते थे ये। अब ये रेशम का कोया और राल क्या होता है, सबसे पहले तो आप राल समझ लो। आपने देखा होगा गांव वगैरह में अगर आप रहे हो तो आपको पता होगा, कोई वृक्ष होता है, एक वृक्ष, उसमें से गोंद निकलती है, ठीक है, गोंद टाइप की निकलती है। वो गोंद जो होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी मतलब उसमें औषधि गुण होते हैं, यानी उसका इलाज मतलब इलाज में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको कई नामों से, इसको राल भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं और भी कई सारे नामों में अलग अलग जगह पे जाना जाता है। तो इससे क्या होता है, कई सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो ये राल जो होती है काफी बिकती है। तो राल और रेशम का कोया, रेशम का कोया क्या होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं, पिल्लू या पिट्ठू ऐसे कुछ कहा जाता है उनको, वो क्या करते हैं, एक मतलब एक परत बना लेते हैं और उसके अंदर रह के पत्ते वगैरह खाते हैं। तो वो जो कोस बन जाता है, एक कोस बना लेते हैं, उस कोस को कोया कहा जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है ये। तो ये रेशम का कोया और राल वगैरह ये जमा करते थे बेचने के लिए, क्योंकि जंगल में रहते हैं ये लोग, पहाड़ियों में रहते हैं, वहां से इनको यही चीजें मिलती हैं जो भी वहां पे उन चीजों को बेचने वगैरह के लिए रख लेते थे। और ये काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठे करते थे। अब काठ कोयला क्या होता है, ये कोयला ही होता है, ठीक है, कोयला ही होता है, लेकिन ये लकड़ी वाला कोयला होता है, यानी लकड़ी से बना कोयला होता है, लकड़ी का कोयला होता है, इसीलिए इसको काठ कोयला भी बोला जाता है और लकड़ी का कोयला भी बोला जाता है। अब ये जो कोयला होता है, कोयला भी कई तरह का होता है। जब आप कभी विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करोगे कोयला के बारे में तो आपको पता लगेगा कि पत्थर का भी कोयला होता है, लकड़ी का भी कोयला होता है जो काठ कोयला कहते हैं, और हड्डियों का, अस्थि का भी कोयला होता है, कई तरह का कोयला होता है, ठीक है। तो ये जो काठ कोयला होता है इसको बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठे करते थे, क्योंकि लकड़ियों से बनता था। और जहां पे हरी हरी घासें होती थी, उन मैदानों में जहां पे हरी हरी घासें हैं, वो इलाके जहां पे हरी घासें हैं, वहां पे पशुओं को चराते थे। वो जगह इनके लिए क्या बन जाती थी, चरागाह बन जाती थी। तो आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे कि ये जो पहाड़ी लोग हैं इनकी जिंदगी बिल्कुल 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 जंगलों से, पहाड़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है। बिल्कुल मतलब ये लोकल आप कह सकते हो, या फिर बिल्कुल मतलब देसी आप कह सकते हो। क्योंकि देखो झूम खेती करते हैं, आप समझ रहे हो, क्योंकि पुराना तरीका है। फिर क्या करते हैं, ये सारा आपने देखा कि किस तरीके से चीजें इकट्ठी करते हैं, चरागाह वगैरह कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे थे। आगे देखो, शिकार करने वाले, ये शिकार भी करते हैं, झूम खेती करने वाले भी हैं, यानी झूम खेती भी करते हैं, खाद्य खाने पीने की चीजें बटोरते हैं, ये भी करते हैं, काठ कोयला बनाते हैं, रेशम के कीड़े को पालते हैं, ठीक है, कि इन सब चीज़ों को पालते हैं। और इसके रूप में पहाड़ी लोगों की जो जिंदगी है वो जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। आप इतना देख के तो आप समझ गए होंगे कि इनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से जंगलों पे निर्भर है। अभी तक इन्होंने जितने भी काम करे वो सभी क्या है, जंगलों से, पहाड़ों से, इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं।
और ये जो लोग थे ये इमली के पेड़ों के बीच में बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे। इमली के पेड़ों के बीच में बनी झोपड़ियों में रहते थे। आम के पेड़ की छाया में आराम करते थे। पूरे प्रदेश को, पूरी जगह को अपनी निजी भूमि मानते थे। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद करते जाएं, क्योंकि अभी कहानी जो है वो बदलने वाली है, फिर आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, ये क्या करते थे भाई, आम के पेड़ों की छाया में आराम करते थे, इमली के पेड़ों के बीच में जो अपनी झोपड़ियों में रहते थे, और पूरे प्रदेश को अपनी खुद की भूमि मानते थे। अगर यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, जैसे कोई अंग्रेज या कोई बाहरी व्यक्ति आए, तो ये उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, बिल्कुल नहीं पसंद करते थे और उसका प्रतिरोध करते थे। तो बाहरी लोगों के प्रवेश का ये प्रतिरोध करते थे। इनके जो मुखिया थे वो समूह में एकता बनाए रखते थे। और आपको पता है कि जब साथ में लोग रहते हैं तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, और इनके बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इनके मुखिया जो है वो क्या करते थे, उसको निपटा लेते थे और एकता बनाए रखते थे। अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ इनकी लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व भी करते थे। मान लो कोई दूसरी जनजाति आ जाए इनसे लड़ने, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अगली थर्ड पार्ट में संथाल वगैरह के बारे में बताऊंगा, वहां डिटेल में समझोगे। या कोई दूसरी जनजाति आ जाए तो ये लोग एक हो जाते थे और उनसे लड़ते थे। ठीक है, ये पहाड़ी लोग जो थे ये क्या करते थे, ज्यादातर मैदानी इलाकों पर आक्रमण कर देते थे। जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उन पे ये हमला कर देते थे। और मैदानी इलाकों में किसान जो थे, क्योंकि मैदानी इलाकों में जो किसान होते थे वो स्थायी कृषि करते थे, एक जगह रहकर कृषि करते हैं, तो उनका जो भी सामान वगैरह होता था वो छीन लेते थे। तो पहाड़ी लोगों द्वारा आक्रमण ज्यादातर कब होता था, जब इनको कोई अभाव आ जाए, यानी जब इनको लगे कि भाई हमारे पास अनाज नहीं है या फिर हमारे पास किसी चीज की कमी हो रही है, अभाव या अकाल की स्थिति में क्या करते थे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए दूसरों पे आक्रमण कर देते थे और उनकी चीजों को छीन लेते थे। और ठीक है, ये हमले मैदान में बसे हुए समुदायों को अपनी ताकत दिखाने के लिए भी किया जाता था, कि ये दिखाते थे कि भाई इनकी ये ताकतवर है, इनका वर्चस्व है, कुछ इस तरीके से भी था। ठीक है, तो ये आपको समझना है। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। यानी आपने फिल्मों में देखा होगा हफ्ता वसूली की जाती है, जो गुंडे होते हैं वो हफ्ता वसूल करते हैं गरीबों से या फिर दूसरे मजबूर लोगों से। ये भी कुछ इसी तरीके का हो गया। ये जो पहाड़ी लोग थे ये क्या करते थे, जो जमींदार वगैरह होते थे, ठीक है, ये जो पहाड़ी मुखिया जो होते थे जमींदार वगैरह के पास जाते थे, इनको धमकाते थे और इनसे खिराज लेते थे, यानी इनसे कुछ पैसे वगैरह जो भी मतलब इनको मिलता होगा वो ले लेते थे। उसके बदले में उनको शांति का वादा, मतलब अगर तुम हमें इतना हफ्ता दे दोगे तो फिर सुखी रहो, बिना टेंशन फ्री रहो, इस तरीके से कहते थे। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उनको कुछ पथ कर देते थे। यानी जो लोग व्यापारी लोग थे, जैसे मान लो पहाड़ियों से होते हुए या आसपास कहीं रास्ता जा रहा है, यहाँ पे ये पहाड़ी लोग रहते थे, अब इस रास्ते पे इनका नियंत्रण था, यहाँ से जो व्यापारी लोग आते जाते थे तो इनको लूट भी सकते थे ये। तो ये क्या कहते थे, इनको कहते थे आप हमें कुछ पथ कर दे दो। पथ कर यानी हमें इस रास्ते का कुछ कर दे दो, यानी कुछ टैक्स दे दो। अगर तुम हमें कुछ टैक्स दे दोगे तो तुम शांति से यहाँ से आओ जाओ, अपना व्यापार करो, अपना सामान लाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे सामान को लूटने से भी बचाएंगे, गारंटी दे रहे हैं, बस तुम हमें कुछ टैक्स वगैरह दे दो। यानी कि व्यापारी लोगों पे भी नियंत्रण था इनका, और उन्हें वो इनको कुछ पथ कर दे दिया करते थे और उससे ये शांतिपूर्ण व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ये कर जो था टैक्स के रूप में लिया जाता था। टैक्स समझ लो आप, टैक्स या वसूली समझ लो आप, टैक्स भी क्या कहोगे इसे। ठीक है, तो ये लेकर पहाड़ी मुखिया इन व्यापारियों की रक्षा करते थे। लेकिन ये जो आप समझ रहे हैं ना कि पैसे दे दिए और या कुछ सामान दे दिया और काम बन गया, ये ज्यादा लंबे समय तक ये चीजें चलती नहीं है। ये संधियां दोबारा हमला भी कर सकते हैं, ये भी याद रखें। आगे देखिए क्या हुआ। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब स्थायी कृषि के क्षेत्र की सीमा में विस्तार होने लगा, क्या हुआ 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, जैसे मान लो 18वीं शताब्दी का अंतिम दशक का मतलब है 1790, ठीक है, 1790 से 1800 के आसपास, और अंतिम दशकों में स्थायी कृषि के क्षेत्र की सीमा में विस्तार होने लगा। यानी जो लोग स्थायी कृषि करते थे, एक जगह बसकर कृषि करते थे, अपने खुद के खेतों पे या फिर एक परमानेंट किसी भूमि पे खेती करते थे, जो कि झूम खेती बिल्कुल भी नहीं है, ये खेती का विस्तार होने लगा। यानी कि इन्होंने आसपास की जमीन को साफ करके उसको खेती के रूप में बदलते गए और ये खेती का बढ़ने लगा। तो ये इनका जो विस्तार होने लगा था स्थायी कृषि का। अंग्रेजों ने क्या करा, जंगलों की कटाई सफाई का काम प्रोत्साहन दिया। यानी अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को फायदा था। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज को टैक्स मिलता था खेती वगैरह से, खूब अनाज मिल जाता था बेचने के लिए।
तो अंग्रेज प्रोत्साहन देते थे कि जंगल वगैरह साफ करो और खेती योग्य बनाओ और खूब खेती करो, खूब फसलें उगाओ, प्रोत्साहन देते थे। ठीक है, तो जमींदार तथा जोतदारों ने परती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। परती भूमि एक ऐसी भूमि होती है जो बहुत लंबे समय से खाली पड़ी हो, जिसमें कुछ होता ना हो। तो जमींदार और जोतदारों ने क्या करा, जो खाली जमीनें थी उसको धान के खेतों में बदल दिया, यानी खेती करवानी शुरू करवा दी। खेती के विस्तार से अंग्रेजों को लाभ था। लाभ क्या था, ये आप अच्छे से समझते हो, फसल ज्यादा होगी, टैक्स ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, तिजोरियां भरेंगी, तो ये सब इनको फायदा था, क्योंकि उन्हें राजस्व मिलता था। आगे देखो, ये जो अंग्रेज थे ये जंगलों को उजाड़ मानते थे। देखो यहां से शुरू होती है लड़ाई। अंग्रेज जो थे वो जंगलों को उजाड़ मानते थे, बेकार मानते थे, लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग जंगलों को से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, जंगल से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। इसीलिए अंग्रेजों और पहाड़ी लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हो गया विवाद। अब देखो क्या हुआ कि जंगल में रहने वाले, कौन जंगल में रहने वाले, वही लोग जो पहाड़ी लोग हैं, जो झूम खेती करते हैं। ठीक है, जंगल में रहने वालों को अंग्रेज जो है वो कहते हैं ये असभ्य हैं, इनको कोई सभ्यता नहीं है, ये बर्बर हैं, बेकार हैं, उपद्रवी समझते थे अंग्रेज इनको। जिन पर ये अंग्रेज कहते थे कि इन जंगलियों पर, जंगली वर्ड यूज करते थे, इन जंगलियों पर शासन करना अंग्रेजों के लिए काफी कठिन था। क्योंकि भाई क्या होता था कि कई बार अंग्रेज अधिकारी भी चले जाएं तो वो उनको भी मतलब ठिकाने लगा देते थे और बाद में पहाड़ियों में छुप जाते थे। तो ये एक तरह से खतरा था। इसीलिए अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां पे स्थायी कृषि को स्थापित करना होगा। अगर मतलब टैक्स ज्यादा लेना है, पैसा ज्यादा कमाना है, फायदा ज्यादा उठाना है, तो जितने जंगल है सबको साफ करो और वहां पे खेत बनाओ और वहां पे खेती करो, यानी स्थायी कृषि को बढ़ावा देना होगा। अगर स्थायी कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा तो उनके पास क्या होगा, ज्यादा मतलब उनके फसलें मिल जाएंगी। और जंगली लोग यानी जो पहाड़ी लोग हैं इनको पालतू और सभ्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पालतू और सभ्य बन जाएंगे तो क्या होगा, ये शिकार का काम छोड़ देंगे, शिकार का काम छुड़वाना होगा, इनको खेती के धंधे में लगाना पड़ेगा। और कौन सी खेती, खेती तो वो पहले भी करते हैं, पहाड़ी लोग जो हैं वो खेती तो पहले भी करते हैं, लेकिन पहले कौन सी खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं और अपने पालन पोषण के लिए खेती करते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते हैं, अंग्रेज चाहते हैं कि ये स्थायी खेती करें, यानी स्थायी कृषि करें और अपने पालन पोषण के लिए कृषि ना करें, बल्कि ये किसके लिए, मतलब ये क्या करें, टैक्स के लिए कृषि करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फसल और उससे अंग्रेज को फायदा मिले। अंग्रेज अपना फायदा देख रहे थे कि इनको बदल दो, इनकी जिंदगी बदल दो, इनके तौर तरीके बदल दो, अगर सब कुछ सही हो जाता है तो इससे अंग्रेजों को लाभ होगा। लेकिन असफल हो रहे थे अंग्रेज, ये सब करने में नहीं हो पा रही थी बात। तो आगे देखिए क्या क्या हुआ। जैसे जैसे स्थायी कृषि बढ़ने लगी, जंगल तथा चरागाह की जमीन जो थी वो कम होने लगी। क्योंकि देखो अब जो पहले जंगल होते थे वो सब साफ कर दिए, अब वहां पे खेत बना दिए। तो अब जब जंगल खेत में बदल गए हैं तो जंगल और चरागाह की जमीन कम होनी है, जाहिर सी बात है। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतिहरों के बीच में झगड़ा होने लगा। पहाड़ी लोग जो थे वो जंगलों से बहुत प्यार करते थे, जंगल में रहते थे, जंगलों में जुड़े थे। अभी मैंने आपको बताया कि इमली के पेड़ों के बीच में बनी झोपड़ी में रहते थे, आम के पेड़ की छाए में आराम करते थे। ठीक है, जंगलों से जुड़े हुए थे, काठ कोयला, लकड़ी वगैरह, महुआ के फूल और बहुत सारी चीजें आपको बताई, तो आप समझ गए कि किस तरीके से जंगलों से जुड़े हैं। लेकिन जो स्थायी खेतिहर है, यानी वो लोग जो स्थायी कृषि करते हैं, वो तो क्या करते हैं, वो जंगलों को काट देते हैं, साफ कर देते हैं। तो ऐसे में पहाड़ी लोग इस चीज को नहीं पसंद करते कि कोई भी जंगलों को काटे, जंगलों को साफ करे। तो इसीलिए पहाड़ी लोगों और स्थायी खेतिहरों के बीच में झगड़ा होने लगा। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांव पे हमला करने लगे। अब पहाड़ी लोग जो थे वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये तो हमारी सारी जमीन को धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो ऐसे में वो पहले से ज्यादा हमला करने लगे। कहां पे, गांव में बसे हुए लोगों पे। और गांव वालों के अनाज लूट लेते थे, उनके जानवर छीन लेते थे, झपट ले जाते थे, ऐसे करने लगे। तो इससे अंग्रेज भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों को टैक्स मिलता था स्थायी कृषि वाली जमीन से ज्यादा, फायदा उनको वहीं से होता था। अब उस चीज को लूट के कौन ले जा रहे हैं, पहाड़ी। तो ऐसे में अंग्रेज जो थे वो काफी मतलब इनसे नाराज थे। अब अंग्रेजों को लगा कि जब तक ये पहाड़ी लोगों को मारा नहीं जाएगा, इनको साफ नहीं किया जाएगा, तब तक तो ये हमारा नुकसान करते रहेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इनको काबू करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। फिर अंग्रेजों ने उठाया कठोर कदम। अब यहां समझो, अंग्रेजों ने इन पर काबू करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तो 1770 के दशक में अंग्रेज अधिकारियों ने पहाड़ी लोगों को मारने और इनका संहार करने का क्रूर नीति अपना ली। ठीक है, क्रूर नीति अपना ली, क्रूरता वाला, मतलब कि जो भी पहाड़ी लोग मिले उसको मार दो, गोली मार दो, उसको काट दो, उसको मार दो, उसको खत्म कर दो, ऐसी नीति अपना ली। 1780 के दशक में फिर क्या हुआ, 1770 में ये आदेश आ चुका था। 1780 के दशक में इन्होंने सोचा क्यों ना हम इनसे एक बार समझौता करके देखते हैं पहाड़ियों से। तो 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर, उसका नाम है ऑगस्टस क्वींसलैंड,
ये कलेक्टर जो थे इन्होंने शांति स्थापना की नीति को प्रस्तावित किया कि क्यों ना हम, यानी इन्होंने एक ऐसा समझौता करने का प्रयास किया, क्यों ना अंग्रेज और ये जो पहाड़ी हैं इनके बीच में कोई समझौता हो जाए, क्यों आपस में लड़ें, क्यों एक दूसरे को मारे काटें, अगर कोई समझौता हो जाए तो उसमें ज़्यादा फायदा है। तो इन्होंने कोशिश की, कोशिश देखो इनकी कैसी रही और सफल हुई या नहीं इसको समझिए। इनके अनुसार पहाड़ी मुखिया को वार्षिक भत्ता दिया जाना था। इन्होंने कहा कि पहाड़ी लोगों का जो मुखिया है हम उसको क्या करेंगे, वार्षिक भत्ता देंगे। वार्षिक भत्ते का मतलब है भत्ते को आप एक तरह से पैसा या फंड समझ लो, या जो भी इनको देते हो उस समय में जो भी दिया जाता हो, यानी उनको कुछ दे दिया जाएगा, बढ़िया फंड वगैरह, वार्षिक भत्ता दिया जाना था। ठीक है, बदले में उन्हें क्या करना था, उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करना था, क्योंकि ये जो जंगली जो पहाड़ी लोग थे ये इनको मार पीट देते थे, कभी कहीं हमला कर देते थे, कभी किसी का खेत लूट लेते थे, कभी किसी के जानवर लूट लेते थे। तो उनको कहा था कि भाई हम तुम्हें ये देंगे वार्षिक भत्ता मुखिया को, लेकिन तुम अपने लोगों को जाके समझाओ और बोलो कि भाई अब ऐसे नहीं होना चाहिए, चाल चलन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तुम्हें। ये बातें हुई, लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखिया जो थे उन्होंने भत्ता लेने से मना कर दिया, क्योंकि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं थे इन सब चीज़ों में, वो अपनी ज़िंदगी में दखल नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। ठीक है, जिन्होंने भत्ता लिया, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लालच में आके या मजबूरी में आके भत्ता ले भी लिया होगा। अगर जिन्होंने भत्ता लिया वे अपने समुदाय से सत्ता खो बैठे, जब वो गए वहाँ पे भत्ता लेके वहाँ पहुँचे तो उनके लोगों ने बोला बिक गए तुम अंग्रेजों के हाथों, अब तुम हमारे लायक नहीं रहे, अब उन्हें मतलब अब तुम हमारे मुखिया नहीं रहे हमारे, अब तुम्हें हम निकाल रहे हैं समुदाय से। कुछ ऐसा हो गया उनके साथ, कुछ ने तो लिया नहीं और कुछ ने लिया तो वो सत्ता खो बैठे। जब शांति स्थापना के अभियान चलाए जा रहे थे तब पहाड़ी लोग अपने आप को सैन्य बलों से, देखो एक तरफ ये भी हो रहा था शांति स्थापना की प्रयास भी चल रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना जो थी उनको मार भी रही थी। तो ऐसे में ये जो पहाड़ी लोग थे अपने आप को सेना से बचा भी रहे थे, बाहरी लोगों पे से इनको लड़ाई भी करनी थी, उनको लूटना भी था, ठीक है, लड़ाई चालू भी रखनी थी, ऐसा करते थे। तो ये क्या करते थे, सैन्य बलों से अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ों के भीतर चले जाते थे, क्योंकि ये तो वहीं रहते थे तो उनको पहाड़ों का पूरा एरिया पता था, लेकिन कोई बाहर से आएगा इनको मारने तो उसे नहीं पता, उसको अभेद लगती थी वो पहाड़ियाँ, तो इसलिए वो बच जाते थे ऐसे छुप के। इसी कारण जब 1810-1811 में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, अब याद करो जब मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि बुकानन जब गया था उसने कहा भाई ये पहाड़ी जो है अभेद है, ये जगह जो है बिल्कुल मतलब खतरनाक है, यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। और जब भी बुकानन कहीं जाता था तो लोगों का व्यवहार उसने दुश्मनी वाला पाया, मैंने आपको बताया था, वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो अब आप समझो, उसी कनेक्शन को जोड़ो। इसी कारण 1810-11 में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, तो स्वाभाविक था कि पहाड़ी लोग जो हैं वो बुकानन को संदेह और अविश्वास की नज़र से देखते। पहाड़ी लोग अंग्रेजों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके पहाड़ियों की जीवन शैली को बदलना चाहते हैं। यानी कि समझ गए ना आप कि पहाड़ी लोग जो भी गोरा अंग्रेज उनको दिख गया तो वो समझ जाते थे कि ये जरूर हमारी ज़िंदगी को खराब करने आ रहा है, हमारी जीवन शैली को नष्ट करने वाला है, हमारे जंगलों को नष्ट करवाने वाला है, ऐसा वो सोच लेते थे। इसीलिए जब बुकानन गया तो सब उसको दुश्मनी वाली नज़रों से देख रहे थे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, और ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीप बताया, बिल्कुल बिल्कुल डीप बताया, एकदम ये लगा लो एनसीईआरटी लेवल का, क्योंकि चैप्टर आपका डीप पढ़ोगे तो आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं तीसरे पार्ट में, और थर्ड पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये चैप्टर 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और क्यों कंप्लीट हो जाएगा ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर में कुछ रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चेंज है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।